नमस्कार। दी प्रिंट सॉफ्ट कवर में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋषभ और आज हमारे साथ हैं कर्नल अजय की रेना, जिनकी एक किताब है कहानी जम्मू कश्मीर की, मिथक बनाम हकीकत। मेरे साथ वो किताब है। तो सबसे पहले सर, आपका दी प्रिंट के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। थैंक यू ऋषभ जी। जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सॉफ्ट कवर क्या है। सॉफ्ट कवर दरअसल किताबों का एक कार्यक्रम है जिसमें हम किताबों पर बात करते हैं, उनके लेखकों को बुलाते हैं, उनसे दर्शकों को रूबरू कराते हैं कि उनका जो किताब उन्होंने लिखा है उनके पीछे क्या आइडिया था, क्या विचार था, क्यों लिखा उन्होंने। तो सबसे पहले मैं सर से जो पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा, सर जहां तक मैं जानता हूं कि शायद ये आपकी 21वीं किताब है। अभी 22 हो गई ये हैं। 22 हो गई है। तो सर एक सैन्य अधिकारी के बाद आप रिटायर सैन्य अधिकारी हैं, उसके बाद सर 22 किताबें लिखना आसान काम नहीं था। तो ये आपने कैसे संभव हो पाया, इस पे बताएं, क्योंकि 22 किताबें बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जी, एक्चुअली मेरी मिलिट्री हिस्ट्री बेस्ड ज़्यादातर लिटरेचर जो मैंने लिखा मिलिट्री हिस्ट्री बेस्ड है। जी। तो मिलिट्री हिस्ट्री का क्या होता है कि आपको 2 3 4 5 साल में भी एक उम्र लग जाती है डेटा इकट्ठा करने में, फैक्ट्स इकट्ठा करने में। फिर जब वो इतना इकट्ठा हो जाता है कि देन रिप्रोड्यूस करने में एक के बाद एक हो जाता है। अभी आपने पूछा कि इतनी बुक्स कैसे लिखी, तो मैं जब आर्मी सर्विस में था मैं तभी से लिख रहा हूँ। मैंने रिटायरमेंट के बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली थी 2017 में, लेकिन मैं उससे पहले से लिख रहा था। और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि जिन बच्चों के फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो बच्चे लिखते हैं। तो क्योंकि शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, साइकोलॉजी मतलब ये प्योर साइकोलॉजी है। बचपन से ना मुझे लिखने का शौक था, लाइक कहीं घूम के आए, ट्रिप पे आए तो उसके बारे में लिख दिया। तो होते होते हो गया। दिस हाउ। लेकिन सर फिर भी अगर देखा जाए तो जो सेना का काम होता है, जो पुलिस का काम होता है, बाकी जो काम होते हैं, जो बाकी जॉब होती है, उसमें आप एक लिमिट होती है कि आप 8 बजे गए, 10 बजे गए, फिर आप 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, तो फिर आपके पास अच्छा खासा समय बचता है। लेकिन सैन्य अधिकारी, पुलिस, ये लोग इन लोगों का काम जो होता है अधिकतर होता है 24/7 का काम होता है। अगर आप फिजिकल काम ना भी कर रहे हो तो मेंटल रूप से आप वर्क प्लेस पे ही होते हैं। तो उसमें तो और मुश्किल रही होगी आपके लिए। नहीं, आसान हो गया ना, मेरे पास 24 घंटे थे, जब भी मन करे लिख लो। बिकॉज सोने वोने का कोई टाइम तो है नहीं। हाँ। तो प्लस लिखने जो लिखते हैं ना उनका एक रिलीज मिलता है, एक स्ट्रेस बस्टर है जब आप लिखते हो। तो मैं तो उसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि जब मेरे को वो स्ट्रेस पड़ा तो मैंने लिखा, तो उससे आई फेल्ट रिलीव्ड। हाँ जी। सर जम्मू कश्मीर पे अब आते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारे मिथक हैं, लोगों के बीच में बहुत सारी कहानियां घूमती रहती है। आप सैन्य अधिकारी रहे हैं, वहां सेवाएं दी हैं। आप अपने बारे में बताइए, आपने जब वहां सेवाएं दी एक आर्मी पर्सन के रूप में, तो आपका क्या अनुभव रहा। देखिए, मैं डिफरेंट फेजेस में गया। मैं 94 में पहली बार वैली में एज अ आर्मी ऑफिसर। अदरवाइज सिंस मैं JNK का हूँ तो मैं कश्मीर तो पहले भी मैं जब कश्मीर कह रहा हूँ बेसिकली वैली ऑफ कश्मीर। जी। वहाँ पे हम लोग पहले भी जाते थे एज ए फैमिली, घूमने भी जाते थे, स्कीइंग करने चले गए, ट्रैकिंग करने चले गए। 94 से 97 98 का फेज देखी। फिर 99 जब कारगिल की वार हुई तो हम लोग कारगिल गए, और वहाँ से वॉर खत्म हुई तो फिर हमें कश्मीर में डाल दिया गया। उसके बाद मैं फिर RR में, राष्ट्रीय राइफल्स में वॉलंटियर बेसिस पे गया। फिर उसके बाद मैं लेह में था, फिर नदरन कमांड उधमपुर में था। तो बेसिकली मैं कश्मीर से 14 15 साल या 11 12 साल कह सकते हैं मैं जुड़ा रहा। हर फेज पे मैंने कश्मीर को चेंज होते हुए देखा है। 94 वाला कश्मीर बहुत वायलेंट था। हर जना खना बंदूक लेके घूम रहा था, बिकॉज बंदूक एक स्टेटस सिंबल, जैसे सिगरेट पीते हैं ना जो नौजवान, बिना रियलाइज किए कि इसमें कल को कैंसर होगा, शौकिया होता है, शो ऑफ भी था। फॉरेनर्स बहुत सारे आते थे। फिर 99 में एक ऐसा टाइम आया कि बाहर से बिल्कुल ही बंद हो गया और काफ़ी पीसफुल हो गया। तो उसी उसी के चक्कर में जनरल मुशर्रफ ने फिर कारगिल में गड़बड़ की कि कश्मीर शांत हो रहा था। फिर 2004-06 का टाइम आया जब लोकल मिलिटेंसी, जो लोकल टेररिस्ट थे वो बिल्कुल खत्म हो गए और फॉरेनर्स ने आके पूरा कब्जा कर लिया। लश्कर तोयबा उस टाइम बहुत, जैश ए मोहम्मद। तो बेसिकली कश्मीर में, मैं नॉर्दर्न कश्मीर में था, रजवार में, जहाँ पे 90% जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तानी थे। एंड अभी वो कश्मीर है, मैं भी लास्ट ईयर अक्टूबर में वहीं पे था, किसी काम से गया था। तो अभी वो कश्मीर है जो कि पुराना हमें याद है, जब मैं मेरी फैमिली के साथ जाता था, काफ़ी पीसफुल। और वो, तो कश्मीर एक चर्न के थ्रू निकला है, फेजेस थी, खून खराबा भी बड़ा हुआ है, बड़ी मौतें हुई हैं। बट आई थिंक ये किसी भी टेररिस्ट इन्फेस्टेड जिस मिस हैंडल हो जाए एक बार कोई इशू, तो ये ऐसा होता है। तो मैंने वो सारी फेजेस देखे हैं। इसको हम लक्की भी कह सकते हैं या बदकिस्मती कह सकते हैं, ये अच्छा नहीं होता देखना।
बट गॉड्स बीन काइंड, आई हैव सीन कश्मीर वेरी क्लोजली ऑल दिस इयर्स। जैसे अगर मान ले कि जो कश्मीर के बाहर के लोग जो हैं, मान लीजिए बाकी हिस्से के जो लोग हैं, उनके मन में जो कश्मीर के प्रति छवि है, और वास्तविक कश्मीर जो है, जो कश्मीर कभी नहीं गए हैं, जिन्होंने कश्मीर को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कश्मीर को जाना नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन बना के रखा है अपने मन में, तो वो वास्तविकता और इन लोगों के मन के अंदर जो मिथक है उसमें क्या कितना अंतर है? देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि लोग जम्मू एंड कश्मीर को कश्मीर कहते हैं। जी। तो जम्मू के डोगरा पॉपुलेशन, जिसमें रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, डोगरा मीन्स आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, डोगरा काफी मल्टी एथनिसिटी रेस है। वो लद्दाखी हैं, उनको हमेशा शुरू से बुरा लगता रहा कि यह लोग हमें जम्मू एंड कश्मीर क्यों नहीं कहते। अब मैं आपको ऊपर के लेवल से बताता हूँ। आपने पीओके सुना होगा, जी। है ना? टेक्निकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया है, इलीगली ऑक्युपाइड, उसमें कश्मीर का 1% भी लैंड नहीं है, 1% भी। बिकॉज कश्मीर टेक्निकली बारामूला में खत्म होता है। कश्मीर जो है वो जहाँ से जेलम शुरू होता है, जोहार टनल के उस तरफ से, बैरीनाग से, और कश्मीर के जो लैंग्वेज कल्चर जो बारामूला के आगे चेंज होना शुरू होता है, उरी जाते जाते बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसी तरह के थिथवाल और जो किशनगंगा वैली, उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। शेख अब्दुल्ला इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि कश्मीर जो है वो बारामूला तक है। उस हिसाब से देखोगे तो पाकिस्तान के पास जो इलाके हैं वो सारे जम्मू के हैं और गिलगित बल्तिस्तान के हैं। तो दैट एक्चुअली मीन्स कि हम इस टर्म को ही हम गलत यूज करते हैं। इसका एक्चुअल नाम POJK होना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ताकि एक परसेप्शन ठीक हो। हुआ क्या है कि नैरेटिव, आपको पता है, लड़ाइयाँ 50 साल में एक बार होती हैं, आजकल तो होती नहीं लड़ाइयाँ। नैरेटिव की लड़ाई जो है चलती रहती है। तो एक रीजन था कि लोगों ने कश्मीर को प्रॉप करना चाहा। तो फिर क्या हुआ, जो जैसे आपने कहा, जो बाहर बैठे हैं उनके दिमाग में 100 चीजें भरी भरी गई। उन्हीं के उन्हीं के बारे में ये किताब है। कश्मीर सिर्फ 18% है जोग्राफिक एरिया पूरे JNK का। अब हम बोलते हैं कश्मीर डिस्टर्ब हो गया, तो 90% लोग जो बाहर बैठे हैं वो कहते हैं पूरा जम्मू कश्मीर ही, मतलब लखनपुर जो जम्मू का एंट्री है वहां से पैर रखते गोली चलेगी, ऐसा नहीं है। कश्मीर वैली डिस्टर्ब थी, फिर बाद में जम्मू के कुछ हिस्से डिस्टर्ब हुए। आज काफी ओवरऑल काफी पीस है। और ये जो टीवी डिबेट्स आप देखते हैं, जिसमें मैं पहले कभी जाता था, आजकल नहीं जाता, उसमें लोग ना इतने इतने गलत बातें बताते हैं। और जो सुनने वाले, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो देश के बाकी लोग हैं जो कश्मीर नहीं, उनका कसूर नहीं है, उन्होंने वही चीजें सुनी है कि देखो जी, आपने हमारे साथ बड़ा नाइंसाफी कर दी, आपने वादा तोड़ दिया 370 का, 35A का। तो ये, और साथ साथ में आप ये देखिए, जब 47 में कश्मीर का विलय हुआ था, जम्मू कश्मीर का इंडिया में, तो उस टाइम एक फोर्स थी शेख अब्दुल्ला साहब हमारे कश्मीर में। वो थे कश्मीर के, उनका जम्मू रीजन में होल्ड बड़ा कम था, क्योंकि उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जम्मू रीजन में मुस्लिम्स की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। उनके दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज़ादी मांग रही थी, जो आज भी मांगती है। तो वो जो शेख अब्दुल्ला साहब थे, उनकी नेहरू साहब से काफी अच्छी मित्रता थी। और इन दोनों के प्यार में जो महाराजा हरि सिंह थे, जो रूलर थे, उनको हमारे हिस्टोरियंस ने विलन बना दिया। जबकि आप महाराजा हरि सिंह को स्टडी करेंगे, बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग रूलर थे। उनकी सिचुएशन देखो, किसी भी को बोलोगे ना, 90% लोग ये कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने डिले कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन पे साइन कर देते टाइम से, तो ये पंगा नहीं पड़ना था। लेकिन आप ये देखिए, 15 अगस्त को देश की आज़ादी होती है, 15 अगस्त 47 को। 16 अगस्त तक तो किसी को यही नहीं पता था बॉर्डर का कौन सा इलाका पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा इंडिया में आएगा। बिकॉज जो बॉर्डर का जो अनाउंसमेंट हुआ था, डिक्लेरेशन, वो 16 और 17 की रात को हुई थी। तो 17 तारीख को पंजाब में, बिकॉज डिक्लेरेशन उस एरिया में थी जो ब्रिटिश एरिया था, पंजाब ब्रिटिश एरिया था, JNK तो अलग था। तो हम्म। पंजाब पंजाब के लोगों को 17 तारीख तक तो यही नहीं पता था कि आज़ादी तो मिल गई, कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं कि हम इंडिया में बैठे हैं। तो जब वही नहीं पता था, तो JNK जो कनेक्शन था पाकिस्तान इंडिया के साथ, वो वाया पंजाब था, गुरदासपुर। गुरदासपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसके लिए पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि उसमें मुस्लिम ज्यादा हैं, तो हमें पाकिस्तान की मिलना। अगर वो हो जाता, गुरदासपुर अगर पाकिस्तान में चला जाता, तो JNK का इंडिया के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट ही ना बचता, है ना? तो 17 अगस्त का तो आपको ये नहीं पता कि आपकी बाउंड्री इंडिया से कल मैच करेगी नहीं करेगी, है ना? दूसरा, जुलाई महीने में, अभी ये बातें आनी शुरू हुई हैं, रिकॉर्ड में पहले नहीं थी। जुलाई महीने में ही महाराजा ने अपना जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर बत्रा, उनको दिल्ली भेजा था नेहरू साहब से बातचीत करने के लिए, कि आप बातचीत करिए और हम जम्मू एंड कश्मीर का विलय करना चाहते हैं भारत के साथ। लेकिन उस टाइम शेख अब्दुल्ला जेल में थे, बिकॉज वो एंटी महाराजा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो नेहरू जी ने कहा, मेरे से बात तब करना जब आप शेख अब्दुल्ला जी को पहले बाहर निकालिए जेल से, और उसके बाद वो साथ में बैठेंगे तो बात करेंगे।
तो ये डिले अगर हम, ये पूरी दुनिया ये समझती है, जैसा आपका सवाल था कि दुनिया का परसेप्शन क्या है, कि महाराजा हरि सिंह ने डिले कराया, ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा अलग है। तो ये सारी चीजें ऐसी वाली, हमने 28 ऑड मिथ्स हैं, मिथ्या हैं, जो 28 वो मैंने बुक में कंपाइल की हैं। तो ऐसे वाला बहुत सारी कहानियां सुनने लगेंगे तो पता नहीं 24 घंटे या 25 घंटे का इंटरव्यू हो जाएगा। तो वो पढ़ के ही पता चलेगा दर्शकों को। हाँ जी। सर, अगर मैं एक आम कश्मीरी की बात करूं, जो कश्मीर के लोग हैं, जो कश्मीर के निवासी हैं, उसके मन में हिंदुस्तान के प्रति क्या है? आपके उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक सर्वे करवाया था बीबीसी ने, जो कि आपको पता है कि ज्यादा प्रो इंडिया नहीं है बीबीसी, हम्म। और उन्होंने सर्वे कराया था 2001 में, जबकि हालात थोड़े बदल भी रहे थे, और कश्मीर का बड़ा गंदा फेज अभी भी खत्म हुआ था। हर हम्म। फैमिली से कोई ना कोई मारा गया था, कोई ना कोई नुकसान हुआ था। उस टाइम भी 0.1% लोग, 0.5% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान से विलय करना चाहते हैं। देखिए, हर सोसाइटी में हर किस्म के नमूने होते हैं, है ना, हर जगह। बिल्कुल। तो जो 99.5% जो लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। 99.5% में से कितने लोग इंडिया के साथ चलना चाहते हैं और कितने लोग आज़ादी चाहते हैं, वो उसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। बिकॉज बट आप ये समझ के चलिए कि जम्मू का पूरा रीजन, लेकिन मैंने कहा कश्मीर सिर्फ 18% है ज्योग्राफी के हिसाब से। जम्मू का पूरा, और लद्दाख जो है वो JNK स्टेट का, अभी तो यूटी लग बन गया, 70% ज्योग्राफी का था। पूरा लद्दाख, पूरा जम्मू, आप ये मान के चलिए कि उनको आज़ादी आज़ादी वाला कोई हमें इंजेक्शन का कभी लगा ही नहीं। कश्मीर में जो इंजेक्शन लगा दिया गया नैरेटिव के थ्रू 47 में, और 1925 की कहानी है एक्चुअली, 47 में तो ऐसे दिखी, 1925 से ही एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कि हमें आज़ादी चाहिए। उनको तब डोगरा राजा से आज़ादी चाहिए थी, वही आज़ादी बाद में वो इंडिया से मांगने लगे। लेकिन आप ये देखिए कि आप इंडिया के किसी भी शहर में जाइए, आपको वहाँ कश्मीरी मिलेगा, या तो वो दुकानदार होगा, शॉल बेच रहा होगा, इम्पोरियम होगा, या स्टूडेंट होगा। तो अगर आप इसको एक मापदंड मानते हैं, अगर वो इंडिया में रहना ना चाहते हो, आज़ादी ही चाहते हो, तो आपको ऐसे वाले कहीं प्रेजेंस इनकी नहीं मिलेगी। दूसरा, किसी भी टूरिस्ट को कभी कश्मीर में जितना मर्जी उपद्रव हुआ, टेररिज्म बढ़ा, किसी टूरिस्ट को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिवाय एक इंसिडेंट हुआ था अमरनाथ यात्रा के ऊपर। सो देखिए, कश्मीरी हम आपकी तरह ही हैं। बिल्कुल। नॉर्मल आदमी चाहता है कि मेरा रोजी रोटी चले, शाम को मैं सेफली घर आऊं, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ें, और फिर वो कुछ अच्छा करें, है ना। तो वो जो चीज़ है, वो इंडिया के साथ, अगर आप चाहते हो कश्मीर, आप थेटिकली मान लीजिए कि आज जम्मू और कश्मीर को आज़ाद कर दो। पहले मैंने कहा जम्मू और लद्दाख को इंटरेस्ट नहीं है आज़ादी में, बचा कश्मीर, क्या सर्वाइव करेगा, क्या है उनके पास सर्वाइव करने के लिए। और कश्मीरी बड़ी इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी कौम है, वो ऐसे नहीं है। वो ठीक है, उनको सूट करता है तो पत्थर भी मार लेते हैं, ISS का झंडा भी ले आते हैं, बट आप 1 to 1 बात कीजिए। मैं तो कश्मीर में हर 2-3 महीने में जाता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, और वो हैं जो एक्स टेररिस्ट थे, ऐसे भी हैं जो बड़े बड़ी तंजीमों के लीडर थे, JKLF के उसके। तो अपने 1 to 1 में उनको बड़ा क्लियर है कि इंडिया के साथ उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, इंडिया के साथ ही रहना है। आप 2%, आधा परसेंट लोगों को तो साइड पे रखिए जिनका रीजन है। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि नॉर्मल कश्मीरी, एक आम कश्मीरी, अपना फ्यूचर इंडिया के साथ देखता है। सर, अगर कश्मीर की बात करें, जब भी होती है तो पाकिस्तान एक मुद्दे के रूप में उछलता है। कई बार परसेप्शन बनाया जाता है कि पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी आर्मी, ISI एक कश्मीरी युवाओं का माइंड वॉश करती है। जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो PhD डिग्री कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, उनका भी माइंड वॉश हो जाता है। तो सर, इसमें जमीन पर कितनी हकीकत है? देखिए, कश्मीर को आप दो तरीके से देखिए। एक है, जब आप कश्मीरी इकट्ठे होते हैं, जिसको मॉब कहते हैं। जी। तो मॉब मेंटेलिटी देखिए कहीं भी घातक हो सकती है। आप बिल्कुल। कश्मीर की बात क्यों करते हैं, ऐसे नमूने भी थे जिन्होंने बॉम्बे में आर्मी का स्मारक तोड़ दिया था, हाँ। है ना। तो ऐसे वाले लोग, एक मॉब कैसे बिहेव करता है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते एज अ इंडिविजुअल, जैसे उस सोसाइटी में बिहेव करता है। आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से कश्मीर में बैठ के बात कीजिए, आप मेरा यकीन मानिए कि मैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं एक्स टेररिस्ट के कांटेक्ट में हूँ, मैं एक्टिविस्ट के कांटेक्ट में हूँ, एडिटर्स के कांटेक्ट में हूँ। कोई भी आदमी के दिमाग में कहीं डाउट नहीं है कि उनका जो, अगर जिंदगी चलनी है, कश्मीर की प्रोग्रेस होनी है, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, जम्मू तो लद्दाख मैंने पहले बोल दिया आपको, उनको पता है वो इंडिया के साथ ही है। तो ऐसा कोई आपको जो दिखता है टीवी पे, चार चार लोगों ने नारा लगा दिया इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, है ना, चार लोगों ने, तो वो नारे राजस्थान में भी लग जाते हैं, एक बार यूपी में लग जाते हैं, ऐसे नमूने हर जगह होते हैं। हाँ। पॉकेट मनी मिलती है, पैसा आता है, वो सब आता है, सबवर्शन चलती है, पाकिस्तान हमेशा ट्राई करता है, हमारे अंदर वाले लोगों के साथ। हमारे इंडिया में कम है जो लोग एंटी इंडिया बातें करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये हर जगह है।
कश्मीर में क्योंकि वायलेंस बढ़ा हुआ था, तो अब छोटी सी घटना होती है ना, एक सिविलियन मारा जाता है, किसी की भी मौत अच्छी नहीं है, जिस घर का आदमी जाता है बहुत दर्दनाक बात है, लेकिन एक डेथ होती है, एक किसी को मारा जाता है, नेशनल न्यूज होती है। दिल्ली में 10 मर्डर तो वैसे हो जाते हैं आधे पौने घंटे में रात को, है ना। बिल्कुल। तो ये क्योंकि वहाँ कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, इतना है हाँ। नहीं जितना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जी। सर, आप भारतीय सेना में रहे हैं और आपने एक लंबा समय बिताया है कश्मीर में। कभी कभी भारतीय सेना पर भी आरोप लगते रहते हैं, तो भारतीय सेना और कश्मीरियों के बीच कैसा संबंध है? क्योंकि कि अगर देखा आप जाए तो सबसे अधिक भारतीय सेना कश्मीर में ही अभी डिप्लॉयड है। अच्छा, वो भी एक मिसनॉमर है। एक बॉर्डर 600 किलोमीटर है जेएंडके का पाकिस्तान जी। के साथ, तो लाइन ऑफ कंट्रोल है मोस्ट ऑफ इट, थोड़ा सा छोड़ के जम्मू के साउथ में। तो उसको गार्ड करने के लिए आर्मी शुरू से काफी थी। कश्मीर वैली में जो आर्मी ऑपरेट करती है वो बेसिकली राष्ट्रीय राइफल्स है ना। राष्ट्रीय राइफल्स की 50-55 यूनिट है, मान के चलें चलो 50,000 ट्रुप्स हैं, ठीक है। इसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि लाखों हैं, ऐसा नहीं है। फिर सीआरपीएफ है, थोड़ा वो है। कश्मीर में अर्बन एरियाज में आर्मी के साथ जो इंटरेक्शन है बहुत कम है। श्रीनगर सिटी, बारामूला सिटी में फिर भी है। श्रीनगर सिटी बेसिकली जब सिटीज है ना, ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर है, सिक्योरिटी उनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्मी तभी सिटीज को एंटर करती है जब कोई डेफिनेट ऑपरेशन प्लान होता है। कंट्री साइड जो बाहर का है वो सारा आर्मी के पास है। और आपको किसी भी आर्मी कैंप के पास आप कभी कभी भी चले जाए, आप मेरी बात ना माने, आप ड्रोन ही भेज के देख लीजिए आर्मी कैंप किसी भी कश्मीर में, आपको गेट के ऊपर 15 लोग बैठे मिलेंगे। कई दवाइयां लेने आए होंगे, कईयों की बेटियों की शादी है उनको। आप कुपवाड़ा रजवार में जाइए जहाँ पे सड़कें नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बेड़ा गर्क किया ना, करप्शन इतनी ज्यादा थी जेएंडके में, एक मेन काज था। मैं वहां जब कंपनी कमांडर था, तो जब शादी होती थी सर्दियों में, बर्फ पड़ी 6-6 फुट, दूध का सोर्स आर्मी कैंप होता था, हमारे पास मिल्क पाउडर होता था। चीनी लेने के लिए लोग आते हैं, दवाइयों के लिए आते हैं, कैंटीन का सामान लेने आते हैं। अब तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्मी में आते हैं। आर्मी स्कूल वहां चल रहे हैं, आर्मी ट्रेन कर रही है। तो आप देखिए, अगर आप दुश्मन समझते हैं ना, आप अफगानिस्तान को दिमाग में रखिए। जब रशियंस अफगानिस्तान में आए थे, तो अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा उठ के उनके साथ लड़ा था, उनके गांव तबाह हो गए थे, पर वो लड़ते रहे, फिर वो पाकिस्तान में सेटल हो गए, है ना। लोग, वो ऑक्यूपेशन आर्मी थी रशियंस। इंडियन आर्मी को लोग कहते हैं ऑक्यूपेशन आर्मी। ऑक्यूपेशन आर्मी आपके बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाती, आपकी दवाइयां नहीं देती, और आप लेते भी नहीं हो। ये नहीं कि हम तो कर ही रहे हैं सद्भावना, आगे से बिल्कुल। ले भी तो रहे हैं। और हमारे जो 26 जनवरी का फंक्शन है, 15 अगस्त का फंक्शन है, स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होती है, एथलेटिक्स होती है, एनुअल फंक्शन होता है, हम लोग स्पॉन्सर भी करते हैं और हम लोगों को इनवाइट भी करते हैं। वो जब इनवाइट करेंगे तभी तो मैं बोलूंगा कि ठीक है जी मैं आऊंगा, मैं अब मेरी तरफ से थोड़े से गिफ्ट भी लेके आऊंगा। तो ये बड़ा शांत माहौल है कंट्री साइड में। अगर आज आर्मी निकाल दीजिए, आई एम सॉरी टू से, जो जो ब्यूरोक्रेट्स ने काम खराब किया है कश्मीर में, सड़कें बनी, सड़क कागजों के ऊपर, सड़कें नहीं बनी, पुल नहीं बनी, जो अब बन रहे हैं, अब हालात सुधर रहे हैं। आज से 5 साल पहले तक ये हाल था कि अगर आप आर्मी को निकाल देते तो कई लोग तो बीमारी से मर जाते। फर्स्ट एड, सबसे पहले दवाइयों का सोर्स रूरल एरिया में आर्मी। रात को आपने वीडियोस देखेंगे, प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी के लिए फौजी उठा के लेके जा रहे हैं, बिकॉज कागजों में वहाँ सड़क बनी हुई है, कागजों में एम्बुलेंस भी है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। तो फौज एक वो काम तो कर ही रही है, टेररिस्ट को तो मार ही रही है। ये जो सिविल एक्शन जो है हमारा, इससे हमारा काफी क्लोजनेस है आर्मी और उसमें। बाकी देखिए, आपने कहा आर्मी से एलिगेशन लगते हैं, प्रोपेगेंडा है, आर्मी से गलतियां होती हैं, कौन कौन नहीं करता है, सोसाइटी है। बिल्कुल। मगर आर्मी में गलती करके बच नहीं सकते, 1 महीने के अंदर आप जेल में होते हो। जो एक दो केसेस हुए हैं, आर्मी आपको पता है इस मामले में बहुत ज्यादा सख्ती है हमारी, अनलाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे हम डीसी साहब को ट्रांसफर करके नहीं कहते कि डीसी दंगे हो गए, डीसी साहब को ट्रांसफर कर दो, ये पनिशमेंट नहीं होती है आर्मी में। पनिशमेंट में आप जेल जाते हो, घर जाते हो, कोर्ट मार्शल करवा के। तो वो सिविलियन को पता है, वो समझते हैं कि गलती करेगा तो फौज छोड़ेगी नहीं। और गलतियों वाले बहुत कम इंस्टांस हैं, जितने 99% जो एलिगेशन लगे, 90% वो बाद में सब झूठ निकले। न्यूज़पेपर में इतना सी कटिंग आती है झूठ की कि ये झूठा निकला। सोपुर का इंसिडेंट, कि वो भाभी और देवर उसकी ननद का रेप हुआ, बाद में पता चला जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, उसने अपना ही बॉडी फ्लूइड्स उस वर्जिन लड़की के उसमें डाल के शो किया कि उसको रेप हुआ है। ये बात बाद में आई, कमीशन बैठा, न्यूज़पेपर में इतना सा आया। लेकिन जब वो रेप की कहानी आई थी तो पूरे हेडलाइंस में आई थी। तो प्रोपेगेंडा, नैरेटिव्स की बात है बेसिकली। जी। साल 2019 में भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर को एक अलग सा दर्जा मिला था, धारा 370 और धारा आर्टिकल 35 है, उसको खत्म जी। कर दिया गया। उसके बाद कश्मीरियों के मन में क्या है भारत सरकार के प्रति? मतलब क्या गुस्सा आया, या फिर उन्होंने इसे स्वीकारा, उन्हें लगा कि इससे जो कश्मीर का है और डेवलपमेंट होगा? देखिए, आपको तो टीवी रिपोर्ट्स दिखती होंगी, आपने देखा कोई पत्थरबाजी बंद होगी एकदम से,
है ना, जो पेड पत्थरबाजी थी। एक आदमी को क्या कंसर्न करता है कि कोई चीज जिससे उसको फायदा हो रहा है ना, अगर आप उसको विड्रॉ करोगे उसको बुरा लगेगा। 370 का फायदा किसको था? 370 का फायदा पॉलिटिशियंस को था। कैसे था? कि इंडिया के रूल वहां नहीं चल सकते। इंडिया के जो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट से कश्मीर JNK में आ रहे हैं, उनका जो खर्चा हो रहा है उसको हमारा जो CAG है, जो हमारा ऑडिट करता है पूरी इंडियन गवर्नमेंट का ऑडिट, वो कश्मीर में नहीं कर सकता। आपकी एंटी करप्शन ब्यूरो जो ब्यूरो थी, उसका जो इक्विवेलेंट था विजिलेंस, एक था स्ट्रक्चर सा। तो इन सब चीज़ों से बचे हुए थे पॉलिटिशियंस। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मेरी तरह जो कश्मीरी कश्मीर में रहते हैं, हमें क्या फायदा था 370 का? हमें उल्टा का नुकसान क्या था कि हमारी बेटी अगर कहीं बाहर शादी कर लेती तो उसके जो पेरेंटल एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसके राइट्स खत्म हो जाते हैं, हो जाते थे। ठीक है जी। मेरे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जो कि 47 में जब भागे वहां से पाकिस्तान से, जब जब कत्लेआम हो रहा था, वो पंजाब नहीं पहुंच पाए, उनको नियरेस्ट जम्मू लगा। लेकिन वो थे नहीं जम्मू कश्मीर राज्य के, स्टेट के इलाके के नहीं थे। जेलम के पार से आए थे, बेसिकली टेक्निकली पंजाब से आए थे, सेटल हो गए। उनको 70 साल तक JNK की असेंबली में, पंचायत में वोट देने का हक नहीं था। आज वो लोग सिर्फ पार्लियामेंट में वोट देते थे। वो इंडियन सिटीजन थे, JNK के सिटीजन नहीं थे। तो आप बताइए, आप अगर आप ऐसे नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं, आपको 370 से क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए जब ये चला गया, ये जो धब्बा था हमारे ऊपर 370 की, अलग है चला गया। हम खुश हैं कि अभी एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम्स आती हैं, वो आके इंस्ट्रक्शन करती हैं कहाँ प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है। पहले कोई नहीं आता था, आ ही नहीं सकते थे। हमारा क्रिमिनल कोड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सब कुछ अभी वो हो गया जो इंडिया के साथ है। तो इसलिए जब लोकल लोगों को नुकसान नहीं हुआ तो हमें ग्रज क्यों होगी बताइए आप? चाहे वो कश्मीर में हो चाहे जम्मू में हो, क्यों ग्रज होगी? तो कोई ग्रज नहीं है। 1-2% को वो छोड़ो ना आप, 98%। तभी तो देखो कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है उसके बाद। लोगों ने क्या क्या प्रोडिक्ट किया था कि तिरंगे को गद्दा देने वाला कोई नहीं बचेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। कौन सी नदी बही? उल्टे टेररिस्ट मारे गए, ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, बिकॉज पुलिस जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। और जो लोकल पुलिस पे प्रेशर होता है, पुलिस ऑफिसर्स पे प्रेशर होता है, जब वो स्टेट का पार्ट है और जब वो सेंटर का पार्ट है, कुछ फर्क पड़ता है, जो आप समझ सकते हैं। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है और दिख रही है ग्राउंड पे। अब आइए कश्मीर घूम के, इस बार देखिए अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो देख के आइए। हाँ जी। सर जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा था तो आपने इसमें डेटा का बहुत इस्तेमाल किया है, फैक्ट्स के इस्तेमाल हैं। किताबें लिखना तो आसान है, मान लीजिए सबने अपने ओपिनियन लिख दिए, लेकिन आपने जो डेटा का इस्तेमाल किया है, आप डेटा में आपको कितना रिसर्च, कहाँ से, मतलब कितनी मुश्किलें हुई रिसर्च करने में, क्योंकि आपने हिस्ट्री के फैक्ट्स निकाले हैं, पुराने दस्तावेज का प्रिंट लगाया है, तो उसमें आपको क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा? नहीं मिलता है कुछ भी यहाँ पे, बड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट फॉरेन एजेंसी से मिल जाता है। जो मैंने उसमें केस कोर्ट किए हैं, अर्जेंटीना का किया है, उसका किया पनामा, वो मिल जाती है आराम से। हमारे इंडिया के अंदर, वो खास करके JNK के अंदर, आपको हैरानगी होगी, जम्मू कश्मीर राज्य का जो आर्काइव है 450 साल पुराना है, एशिया का सबसे बड़ा आर्काइव है। और वो पता है आपको कहाँ है? जम्मू में है, और थैलों के अंदर बंद करके बेसमेंट में डाला हुआ है। आप जब अरे एज ए स्कॉलर वहां जाते हो कि आई वांट टू सी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और ट्रीटी ऑफ चुशूल, तो कहते हैं वो उसमें ना सांप है, थैले के अंदर सांप हो सकता है, तो हम नहीं खोलेंगे। तो बहुत मुश्किल है। बट इंटरनेट का थैंक यू बोलिए आप। कुछ बुक्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। और मैं जब ये बुक लिख रहा था ना, जिसकी इंग्लिश बुक का नाम है कश्मीर नैरेटिव्स, तो मुझे पता था मैं उन चीज़ों को चैलेंज कर रहा हूँ जो कि एक नैरेटिव्स बन चुके हैं। जैसे मैंने आपको कहा POK, जैसे मैंने कहा कि जी। हरि सिंह जो था वो डीला था। उनको जब काउंटर करना है तो आपको बिना एविडेंस के आप काउंटर नहीं कर सकते। तो फिर मेरे को रिसर्च करनी पड़ी, लगा टाइम। अभी एक बुक और लिख रहा हूँ मैं, जनरल जोरावर सिंह के ऊपर, 2.5 साल हो गए मुझे लिखते हुए। अभी तक मैं उसके पास पहुंचा नहीं हूँ, क्यों? बिकॉज उनके ऊपर भी काफ़ी यस एंड नो वाला है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है ऋषभ जी। तभी थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली होती है, पढ़ने वाले आपको अच्छा लगेगा कि हाँ पे एविडेंस है ना? बिल्कुल सर। तभी तभी आप मेरे पे यकीन करेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। उम्मीद है आपकी जो किताब है हिंदी वाली, जम्मू कश्मीर कहानी जम्मू कश्मीर की, दर्शकों को पसंद आएगी, और काफी अच्छी किताब है। मैं तो कहूंगा कि कश्मीर को जानने के लिए आपको फैक्ट के साथ और डेटा के साथ बहुत अच्छी किताब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी, गॉड ब्लेस यू।